सो कल सुबह हम ना 9 से 12 मॉर्निंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे जैम 2024 पेपर का, मॉर्निंग में कल जो जैम वाले बच्चे हैं। तो क्योंकि आज तो आज भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा बैचेज है अभी, है ना, अभी CUET का है, फिर जैम का है, जैम गेट का, फिर नेट का बैच भी है आज। तो आज डिस्कशन पॉसिबल है नहीं, फिर रात को 11 साढ़े 11 तक क्लास चलेगी आज, तो कल सुबह ही कर पाएंगे। ये है, तो तुम लोग भी देख लो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी बहुत सारे नए बच्चे भी आज होंगे, तो हम लोग एक्चुअली मैं बता दूं बैच का डेट हालांकि 15 रखा था, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब बिजी रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जैम के जस्ट अगले दिन क्लास में मैं स्टार्ट कर दिया था। तो ये बैच की क्लासेस एक्चुअली 12 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, क्योंकि बैचेज जो मैंने डेट एडवर्टाइजमेंट दिए थे वो 15 तारीख दिए थे, 15 है ना फेब, लेकिन ये 2-3 क्लासेस हुई हैं, मतलब आधा घंटे की लगा, कल थोड़ी क्लास हुई थी 1.5 घंटे की, उससे पहले हाफ आवर की 2 क्लास हुई, मतलब लेक्चर 0 हुआ था जिसमें सिलेबस बताया था, लेक्चर 1 में हाफ आवर की क्लास हुई जिसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे। जो पिछले साल CUET 2023 में 2 डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, कुछ बच्चों का 8 जून का एग्जाम था, कुछ बच्चों को 11 जून का एग्जाम था, तो उसमें हम लोगों ने, तो अभी जो पेपर हम लोग लास्ट 2-3 क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, PYQ 2020 वाला 23 वाला, उसमें हमने जो आई थिंक 8 जून वाला डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ डाउट्स डिस्कस किए हैं, कुछ अभी और भी होंगे। तो जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अभी मेरा फिर वही रिक्वेस्ट अभी भी कि बोथ 2023 के जो दोनों पेपर हैं यू हैव टू सॉल्व इट, देन कलेक्ट डाउट्स, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो जो नए लोग हैं वो भी, पुराने जो, कल मुझे क्वेश्चन नंबर भेज देना कि 8 जून वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, 11 जून वाले में क्वेश्चन नंबर ये डाउट है। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो मुझे भी नहीं आता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे भी कहता हूं, मैं खुद को भी कहता हूं कि परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, और ऐसा भी नहीं कि आपको एग्जाम से पहले सब कुछ आना चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करनी है ना। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50% प्लस स्कोर है तो अच्छे रैंक आ जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, जो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है ना। और तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे भी नहीं आते होंगे, लेकिन वो मैं सीख के फिर आपको बताऊंगा, है ना। तो मुझे थोड़ा टाइम दोगे, अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है PYQ, क्योंकि मैं तैयारी करके आता नहीं पड़ा है ना दिन में अपना, तो डायरेक्ट जो क्लास में होता है, तो जो क्वेश्चन रह गए होंगे, रह जाएंगे अगर कुछ, तो वो 1-2 दिन का टाइम देना, फिर मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ये है, तो अभी क्या करें हम लोग, तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक तो होंगे, एक तो ड्राइव का लिंक होगा जहां पे सारे PYQ आपको मिल जाएंगे CUET के, दूसरा लिंक बैच 7 का प्लेलिस्ट होगा। तो बैच 7 का प्लेलिस्ट का मतलब जो लेक्चर्स हम कर रहे हैं, 2-3 लेक्चर जो हुए हैं अभी, जिसमें जस्ट हम डाउट डिस्कस कर रहे थे PYQ का, आप वहां से देख सकते हो। अगर वहां से प्रॉब्लम हो देन यू कैन अगेन आस्क, मुझसे फिर से पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो वीडियो जस्ट कंप्लीट कर लेना कल तक। तो अभी कुछ दिन तक PYQ डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि आपको एग्जाम समझ आए, सिलेबस तो पता ही है, तो एग्जाम समझ आए क्या पूछा गया है। फिर जो जो आपको लगती है कि आप में ये कमी है, आपको ये सीखने की जरूरत है, सो यू हैव टू टेल मी कि हाँ मुझे ये थ्योरी करा दो, ये क्वेश्चन बता दो, है ना, ये सब। सो फिर मैं तुम्हें उसमें हेल्प कर पाऊंगा। सो ये हमारा अभी इस बैच का प्लान है। हालांकि इसमें PYQ और मॉक टेस्ट हमने कहा था, लेकिन थ्योरीज भी हम आपको करवाएंगे। तो जो लोग मॉक टेस्ट वाले हैं, है ना, या जिनके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस है, तो फुल पैकेज का रिकॉर्डिंग का आपके ग्रुप में होगा, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि पिछले साल जो मैंने CUET का पूरा बैच लिया था, अराउंड 62 लेक्चर्स हैं उसमें टोटल। तो जो जैम वाले बच्चे हैं ज्यादातर पोर्शन कॉमन ही है, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आप वहां से देख सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन वहां हमने कराए हैं, मैथमेटिक्स पोर्शन भी कराया है, सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी ब्रीफली कराया, बहुत डिटेल में नहीं कराया, इतना कराया कि PYQ जैसे क्वेश्चंस हो जाए। सो ये हमने करा रखा है वहां पे, जो रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी CUET का फुल सिलेबस रिकॉर्डिंग होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी बताओ डाउट डिस्कस करें या 11 जून वाला पेपर एक बार डिस्कस कर ले। ये क्या है, ये DU का पेपर खुल गया। सो आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में ना, सो देयर इज अ वन फोल्डर PYQ CUET ST, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पेपर्स। तो मुझे लगता है अभी हम थोड़ा सा ये पेपर देखते हैं, हालांकि दोनों पेपर पैरेलल ही होंगे। तो 8 जून वाले पेपर ट्राई करो, और जिनके जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं मुझे पर्सनली तुम क्वेश्चन नंबर भेज देना। जैसे मान लो ये पेपर है 8 जून वाला, तो 8 जून का जो लिख सकते हो 8 जून का 2023 PYQ क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, सो दैट मैं एक बार ट्राई भी कर दूंगा। कुछ मुश्किल क्वेश्चन होगा तो मैं पहले से ट्राई करके फिर क्लास में आपको बताऊंगा, ये चीज है। वरना क्लास में डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अभी बताओ, अभी का क्या प्लान है, व्हाट डू यू वांट, कंटिन्यू करें डाउट क्लास या नेक्स्ट पेपर एक बार डिस्कस कर ले, ऐसे ही जैसे लास्ट टाइम कराया था पहले डे में,
क्योंकि आज बहुत कुछ नए बच्चे भी होंगे, कुछ होंगे, बाकी तो रिपीटेड है। बताओ भाई, कोई बोलो क्या चाहते हो, क्योंकि देखो सो एक बार 8 जून वाला कर रहे थे आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो जो क्वेश्चंस रह गए मैं फिर से, स्पेशली जो जैम वाले बच्चे होंगे उनको ये ज्ञान रिपीट ही हो रहा होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बताता हूं कि यू मेक योर ओन सॉल्यूशन। एक प्रॉपर नोटबुक बना लो अलग से, या A4 का 10 पेज ले लो, स्टेपल कर लो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करके आप जो 75 क्वेश्चन टोटल हैं, एप्टीट्यूड नहीं आएगा आपके एग्जाम में, अब तो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन छोड़ देना, फर्स्ट 25 क्वेश्चन, तो उसके खुद से अपना सॉल्यूशन बनाओ अपने हैंड राइटिंग में। उससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं और आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन है। सो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके नोटबुक में होने चाहिए, जो PYQs हैं। देन एक बार कर लिया, सॉल्यूशन कलेक्ट कर लिया, दूसरी बार रिवीजन के तौर पे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार एटलीस्ट 4, 5 टाइम, 6 टाइम सॉल्व करो PYQ को, ठीक है। एक ही PYQ, ईयर वाइज जो PYQ है उसको एज ए मॉक टेस्ट समझ के सॉल्व कर सकते हो तुम। सो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए अपने हैंड राइटिंग में, आपके नोटबुक में। सो यू मेक दिस वे सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चंस रह जाते हैं आप मेरे से डिस्कस करो, हम मतलब मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है 11 जून वाला पेपर स्टार्ट करते हैं। हाँ पूछना था कि जैसे किसी क्वेश्चन में जॉइंट PDF दिया जाएगा जी, तो उससे CDF कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला है ना, देखिए चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ऐसे आई अप्रिशिएट दोज पीपल हु इंटरेक्ट, क्योंकि वो है ना, मतलब इंटरेक्ट करने से थोड़ा क्लास अच्छी हो, वरना वो मुझे ना रिकॉर्डिंग वाली फील है, रिकॉर्डिंग बहुत बोरिंग होता है मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी होगा, क्योंकि लाइव का मतलब इंटरेक्टिव होने चाहिए। सो आपने पूछा कि आपको दे रखा है जॉइंट PDF, ठीक, हाउ टू फाइंड जॉइंट CDF। चलिए, तो ये तो 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया। इससे पहले हम आते हैं 1 वेरिएबल में। अब बताइए मुझे, अगर 1 वेरिएबल का PDF पता है मुझे, सो हाउ टू फाइंड CDF इन 1 वेरिएबल केस। किनका डाउट है ये? रजत, यस, क्या पता है आपको कि CDF का डेफिनेशन 1 वेरिएबल में क्या होता है? ट्राई करो, पता ही होगा ये तो। 0 to x हम PDF को इंडिकेट करें। यस, मतलब डेफिनेशन ये है कि x लेस देन इक्वल टू x। इसकी मीनिंग ये है एक्चुअली, स्मॉल x इज अ फिक्स नंबर एंड कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल। और इसको आप क्या करते हैं, अब डिपेंड करता है सपोर्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है x, सो उस केस में CDF इस तरीके से आएगा। इन द सेम वे वी हैव टू डू दिस। सो यहां पे आपको मान लो जॉइंट PDF गिवन है, ठीक, आपको जॉइंट CDF चाहिए। सो इन द सेम वे कोई बताओ मुझे, जैसे 1 वेरिएबल में ये CDF का मीनिंग है, डेफिनेशन है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जॉइंट CDF ऑफ x एंड y? So probability of x less than equal to x and probability of y less than equal to। करेक्ट है ना। सो इफ यू वांट यू कैन राइट हियर कॉमा, you can write and or you can write intersection, meaning same है ना, आप intersection भी लिख सकते हो। this is like probability of A intersection B, this is event A, this is event B, and if they are independent you can separately write probability of A into probability of B. So this is the way. Okay, how to find this? So again simply parallel to this आपको joint PDF लिखना है। अब x की लिमिट माइनस, अच्छा यहां पे एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखो, मैं लिख तो दिया मैंने, बट व्हाट वी डू एक्चुअली इन अ मैथमेटिकल सेंस, यहां भी x है और यहां भी x है। सो दिस इज समथिंग मतलब ओके है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू सी स्ट्रिक्टली तो मैथमेटिकली थोड़ा सा ये गलत है, क्योंकि यहाँ x है, लिमिट भी x में है। सो आप बुक्स में देखते होंगे क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ t कर देते हैं, यहाँ t कर देते हैं, या u कर देते हैं। इससे ये होता है कि t की लिमिट -∞ से x में है, वहां पहले क्या था कि x की लिमिट -∞ से x में है, तो थोड़ा ठीक, मतलब इट्स फाइन अगर आप समझदार हो तो। अदरवाइज न्यू लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहाँ भी x है, वहां भी x है, इस तरह से। सेम थिंग यहाँ पे जैसे मैं ये लिख रहा था, सो दिस इज ओके, समवेयर यू मे फाइंड दिस, बट ये थोड़ा सा मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रिक्टली देखे तो, लूजली इट्स फाइन। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग xy वी राइट समथिंग u, v टाइप का समझ लो, एंड du dv इस तरह से।
ठीक है, तो यहाँ टी या यहाँ भी यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओके रजत, इज इट आंसर योर क्वेश्चन? मतलब ओके सर। हाँ, डू हैव एनी क्वेश्चन? आपको ऐसा कोई पीडीएफ है? मतलब देखो, मैं बच्चों को यही कहता हूं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, द फर्स्ट क्वेश्चन यू स्टक इन, यू जस्ट आस्क मी। मतलब ऐसा नहीं बाद में बोल रहा सर मैंने 50 क्वेश्चन किए, एक भी नहीं हुए। सो डोंट डू दिस। अगर पहला क्वेश्चन जो आपसे प्रॉब्लम हो रहा है, यू फर्स्ट वो क्वेश्चन पहले मुझसे क्लियर करो, फिर उसके जैसा और क्वेश्चंस इजीली होने लगेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। सो जैसे अगर आपको लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आप नहीं सॉल्व कर पाए हो, यू कैन आस्क, कि जहां ज्वाइंट पीडीएफ दिया हो और आपको ज्वाइंट सीडीएफ निकालने को कह रहा हो, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन ट्राई फर्स्ट। और ऐसे ही फिर से मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग डाउट पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट यू सॉल्व योरसेल्फ, ट्राई करके फिर आओ, तो उससे सीखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो मैं क्या करता हूं, अभी जून वाला पेपर एक बार डिस्कस करते हैं क्या है। मतलब 2023 पीवाईक्यू जो है, सॉल्व आपको ही करने हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाई करने हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व, देन डिस्कस डाउट्स विद मी। तो जैसे ये तो आंसर की है, मैं 8 जून वाला डिस्कस लास्ट 3 क्लास से कर रहा था। आप पहले सॉल्व करो अच्छे से, यू राइट सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन, देन सेंड मी द, पर्सनली तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, देन हम क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास में डायरेक्टली ही बोल सकते हो, अगर हम डाउट सेशन कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सेकेंड शिफ्ट वाला है, तो इसमें पहले 25 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड होंगे जो अब नहीं आएंगे एग्जाम में, तो उसको इग्नोर कर सकते हो। सो लेट्स कम टू यहां से पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हाँ, तो ये सब हमने नहीं किया था लास्ट टाइम। सो लास्ट टाइम मतलब जो बैच 7 का लेक्चर 1 होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था जो एग्जाम है, जैसे इस फाइल का नाम है CUET 2023 ST 11 जून 2023। तो जो बैच 7 का जो लेक्चर 1 था, दिस इज लेक्चर नंबर 4 बैच 7 का, क्योंकि हमने 12 से ही स्टार्ट कर दिया था क्लासेस, 12, 13, 14 को 3 क्लासेस हुई हैं अभी, जिसमें हम लोग CUET 2023 का 8 जून वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन वॉच देयर। जहां पे डाउट हो मुझसे पूछो। अभी डाउट क्लास चलेगी PYQ का, फिर हम लोग मॉक टेस्ट अभी बन रहा है, मतलब वो अपलोड हो रहा है, देन आपको मिलेगा डेली एक मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, एंड देन उसका सॉल्यूशन हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी ये नेक्स्ट पेपर है CUET 2023 11 जून वाला, इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जिन लोगों ने अगर सॉल्व किए हैं तो हम डायरेक्टली डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं किए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको सीखना है, एंड देन जहां जहां आपको प्रॉब्लम लगता है कि यू नीड टू लर्न, देन डिस्कस विद मी, कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें सीखने की जरूरत है, देन आप मुझसे पूछो, चाहे थ्योरी हो या प्रॉब्लम हो। तो जो लोग ट्राई किए हैं 11 जून वाला पेपर, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क डाउट, हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकता हूं। बताओ कैसे करना है? सर डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, जिन लोगों ने ट्राई किया बताइए डाउट सीधा, बाकी लोग ट्राई करके आओ, देन डाउट पूछो। यस, सो क्वेश्चन नंबर 28 में डाउट था। 28 में, ओके। 28th, so कह रहा है द इनफाइनाइट सीरीज whose nth term is this is convergent if, so actually this question is of power series। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो क्या करना है, ये बोला इनफाइनाइट सीरीज whose nth term is this, तो मतलब एक इनफाइनाइट सीरीज है, जैसे सीरीज an होता है ना, या मान लो an xn है लेट एग्जांपल, या जस्ट उस तरह से। सो ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है अभी, और सीरीज इज n -1 अपॉन
एन क्यू प्लस वन इनटू एक्स की पावर एन, और एन की वैल्यू जो भी है, क्योंकि इनफिनाइट सीरीज है, nth टर्म दे रखा है, तो एन तो कुछ बताया नहीं अभी, एन को हम लोग 1 रख सकते हैं, 1 पे 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, सो 1 से इंफिनिटी। ओके, सो दिस इज योर इनफिनाइट सीरीज, ठीक, जिसका nth टर्म ये है। सो दिस यू मे थिंक लाइक, अभी मान लो ऐसा है a n x की पावर n। अब बताओ, देखो ये जो दे रखा है एक्चुअली, सो बोल रहा है ये कब कन्वर्जेंट होगा। सो बताओ, चलो सिंपली इफ आई अप्लाई रेशियो टेस्ट, तो इसमें क्या कर रखा है, एन क्यू है ना, तो न्यूमरेटर की डिग्री √10 और एन क्यू प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। ओके, किसी ने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है इसके? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? इफ यू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्या आएगा? निकालो जरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि करना क्या है आपको, अभी जैसे समझ लो ये ऐसा है, लेट्स सी कि यस, हाँ यस यस, सो समेशन bn मान लेते हैं अभी, चलो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मान लो ऐसा है कि दिस सीरीज इज इक्वल टू दिस, और इस पूरे को हमने bn कह दिया। तो ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना, सो यू कैन अप्लाई दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, तो एक तो रूट टेस्ट है, दूसरा रेशियो टेस्ट है। सो अगर आप रेशियो टेस्ट लगाना चाहेंगे, सो bn प्लस 1 अपॉन bn लेस देन क्या होना चाहिए, बताओ जी? कन्वर्जेंट कब होता है? लेस देन 1 पे, मोर देन 1 पे? रेशियो टेस्ट, ठीक है ना, तो इसको अप्लाई करो। नाउ यू ट्राई टू अप्लाई, तो यहां से देखो आंसर आ जाएगा, यू जस्ट सॉल्व दिस, दिस इज योर bn, दिस इज होल bn, ये bn है आपका, दिस इज योर bn। अब bn प्लस 1 अपॉन bn का मॉड लेस देन 1, बताओ यहां से x का कोई इंटरवल आएगा, सो व्हाट इज दैट इंटरवल? ट्राई करके देखो, यू राइट, सब लोग लिखो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। ट्राई दिस। किसने सॉल्व किया है? मैं करूं? आप लोग कर रहे हो ना सॉल्व? ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं करूंगा।
सर ऑप्शन डी। हाँ डी ही आ रहा होगा क्योंकि देख लो, क्योंकि इसका मुझे लगता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ना 1 आएगी, या फिर फाइंड करते हैं आप। सो दूसरा अप्रोच ये है, इफ यू सी द अदर अप्रोच, सो अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं आप, दूसरा अप्रोच, दिस इज वन अप्रोच, द सेकंड अप्रोच इज, मतलब दूसरा मेथड सॉल्व करने का, कि आप 1/r फाइंड करेंगे, लिमिट सुपीरियर ऑफ an अपॉन दिस। सो यहां से r की वैल्यू ना 1 आएगी, ये an को यूज करना है यहाँ पे, जब हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं वो यूज an। इस अप्रोच में bn यूज हो रहा है, तो bn में ये पूरा यूज होगा। an जो है आपका, एक मिनट, हेलो, रिस्पॉन्स शीट वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो, जैम 2022 जैम 2024 की वेबसाइट पे, वहां पे लॉगिन करो, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वहीं पे आएगा होगा, एडमिट कार्ड जहां डाउनलोड किए थे वहां पे, ठीक है। कल डिस्कशन है सुबह 9 से 12, ओके ठीक है। हाँ देख लो यहां से, तो व्हाट आई थिंक यहाँ पे आ रहा होगा कुछ mod x लेस देन 1, ऐसा कुछ आ रहा होगा, मैं गेस कर रहा हूं, आप देख लो क्या आता है। सो -1 से 1 में ये कन्वर्जेंट, तो मुझे देखना है कि तो 0 से 1 इसमें लाई करता है, तो इट इज फाइन। यहां से निकालोगे r1 आएगा, इसका मतलब mod x लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट है, तो x अगर -1 से 1 के बीच है तो ये कन्वर्जेंट रहेगा। अब यहां भी किसी को डाउट है ये कैसे आया, क्या मैं सॉल्व करूं? देखो आपको बोलना पड़ेगा, है ना, मांगोगे तो मिलेगा, वैसा है। सो आपको, है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना कि व्हाटएवर यू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स द यूनिवर्स विल गिव यू बैक, मतलब गिव यू, ये है। सो उसके हिसाब से तो आपको यहाँ पूछना पड़ेगा। सो मैं ये मान रहा हूँ कि इतना आप लोग कर पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, और अगर नहीं पहुंच पा रहे फिर मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि सर सॉल्व कर दीजिए, मुझसे नहीं हुआ। और शर्माना बिल्कुल नहीं है, और ये भी नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा। मैंने अभी रियलाइज किया रिसेंटली कि लोग एक्चुअली आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 2019 से 2021 में था बॉम्बे में, 2021 से 22 भुवनेश्वर में था, 22 से 24 यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो उनको अभी भी लगता है मैं बॉम्बे में ही हूँ। तो मुझे ये समझ आया कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे हूँ, तो हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब फोन करते हैं कभी, अरे तुम बॉम्बे में हो क्या, ऐसा, तो मुझे लगता है मैं बॉम्बे में हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में तब था 1921 या भुवनेश्वर में। तो अक्सर तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हारे बारे में लोग सोचते, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ तुम ही हो जो तुम ऐसा सोच रहे हो। तो इसलिए घबराना ये नहीं कौन क्या सोच रहा है, आपको जो नीड है उसके लिए हेल्प मांगो किसी से भी, उतना ये नहीं सोचना कौन क्या सोचेगा, ठीक है। एनीवे सर बता दीजिए। हाँ, तो जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें तो, क्योंकि ना यहाँ शर्माओगे तो एग्जाम में फिर आपको, मतलब जो लोग नहीं पूछ पाएंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पूछ लोगे तो सीख लोगे, और एक दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए तो उसके जैसे हजारों क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि सीखने के बाद तो आप कर ही पाओगे ना, ये चीज है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा ऐसे पूछो। सो यहाँ से bn मेरे पास क्या है, सो bn जो हमारे पास है वो √n-1 अपॉन n³ + 1। सो यहां से क्या होगा, x की पावर n, ये मेरा bn है, इस अप्रोच से मैं सॉल्व कर रहा हूं। bn + 1 जब आप लिखेंगे तो जहां जहां n है आप n + 1 रख दीजिए। सो एवरीवेयर रिप्लेस n by n + 1। सो क्या बनेगा ये, सो ये आपका बन जाएगा n, यहां हो जाएगा n + 1 होल क्यूब + 1 एंड x की पावर n + 1। तो ये bn + 1, ये bn, मुझे क्या करना है, bn + 1 bn का मॉड लेके लेस देन 1 करना है। ये थ्योरम है, इसको बोलते हैं रेशियो टेस्ट। तो मुझे क्या करना है, bn + 1 अपॉन bn निकालने हैं, जिसको आप डिवाइड कीजिए। सो bn + 1 को आप डिवाइड करो bn से, ठीक है। और ऐसे भी आप लोगों ने फीस पे की है इसीलिए कि सीख सको, इसीलिए ना, वरना तो ऐसे बुक में भी लिखा है सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आए हो क्योंकि आप सीखना चाहते हो, इसीलिए ना, ये है। सो इसको डिवाइड कीजिए। सो √n अपॉन n + 1 होल क्यूब + 1, ये है n2, अब डिवाइड करेंगे bn से। सो ये अपॉन में लिखने से अच्छा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, तो एक ही रूट में लिख देता हूँ, ये बन जाएगा अपॉन। तो ये है मॉड क्यों लगाना है, रूट है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड की कोई रोल नहीं है यहाँ पे।
अब एक बस ये है कि यहाँ x की पावर n+1 है, यहाँ xn है, तो एक x बचा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से अब मॉड लगाना पड़ेगा, तो इसका मॉड तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, और ये है <1। अच्छा यहाँ पे लिमिट भी है, अच्छा वो मैंने लिमिट छोड़ दिया है, देखो अभी याद आया, तो यहाँ क्या है, लिमिट है एक्चुअली, मतलब यहाँ से लिमिट लिखा ना, तो यहाँ भी लिमिट है एक्चुअली। सो हियर ये भी यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है इफ, तो यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो अब इसको सॉल्व करो, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करो, देखो होगा क्या, यहाँ n है, यहाँ n³ है, तो डिग्री 4 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 4 है, तुम डिवाइड कर लो ना, एक काम करो, देखो चलो अभी लिमिट रहने दो, ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे n है ना, सो न्यूमरेटर को n की पावर 4 से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, मतलब ये पावर 3, यहाँ पावर 3, ये पावर 1, तो ये समझो ऐसा कुछ n³ + 1 अपॉन n+3+1 इनटू में ये इनटू है n अपॉन n-1, और यहाँ है साथ में mod x < 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या करना है, इसको n³ और इसको n³ से डिवाइड करो, अभी n को इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, सेम डिग्री वाले टर्म जब हो तो हाईएस्ट डिग्री उससे डिवाइड कर दो, तो इसको n³ से डिवाइड करो, तो ये बनेगी n³ से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 + 1 अपॉन n³, यहाँ n³ से डिवाइड करोगे n को इनसाइड शिफ्ट करो, तो बनेगा 1 + 1/n का होल क्यूब, क्योंकि n इनसाइड शिफ्ट हुआ, प्लस में 1 अपॉन n³ इनटू, अब ये पावर यहाँ पे क्या है ना, 1 1 है डिग्री दोनों का, डिग्री मतलब पावर है, तो आप n से डिवाइड करो इसको, तो 1 और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 - 1/n, बाहर mod x है, टोटल <n। अब आप क्या करो, जस्ट जहां जहां n है उसको इंफिनिटी रख दो, n के प्लेस पे इंफिनिटी पुट कर दो, सो 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो एट द एंड 1 बचेगा ये, तो ये 1 हो जाएगा रूट में, और ये mod x बाहर था ही पहले से <1, तो यहां से डायरेक्टली आ गया mod x <1, मतलब x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में रहेगी तो ये कन्वर्जेंट आएगा, x की वैल्यू अगर और इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, सो यहाँ भी यही चीज करना है, तो यहाँ भी सॉल्व करोगे तो वैसे ही जैसे 1 आया ना, ये भी 1 आएगा उस तरीके से। सो कहने का मतलब क्या, x की वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में होगी, सो उस केस में ये कन्वर्जेंट होगा, तो हमें देखना है कि बोला है किस में है, तो कन्वर्जेंट है, तो 0 से 1 भी तो -1 से 1 में सबसेट है ना उसका, तो -1 to 1 में कन्वर्जेंट है, तो उसके सबसेट जो होगा उस पे भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब व्हाटएवर x you choose between -1 and 1, ये सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, तो 0 से 1 में कन्वर्जेंट होगी, यस, क्योंकि 0 से 1 में भी होगी, -1 से 0 में भी होगी, तो ऑप्शन देखना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 से 1 में ये तो है ही नहीं, पहला वाला है ना, पहला तो 1 से 3 है, सो ये आउट हो जाएगा, -1 से 1 में ये भी नहीं है, -1 से 1 में ये भी नहीं है ना, यहाँ 5 तक चला गया, तो बस ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके जी, सो किसी को और डाउट है बताइए, सो नेक्स्ट, हाँ जी अद्वितीय, इज इट फाइन? हाँ सर, ओके सर और फिर क्वेश्चन नंबर 35 में डाउट था। जी जी, सो अभी हम लोग जो लोग अभी ज्वाइन किए मीटिंग उनको बोल दूं कि 2023 CUET का पेपर जो 11 जून को हुआ था उसका डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले पिछले 3 क्लास में 8 जून का डाउट डिस्कस किए थे, आपको दोनों सॉल्व करने हैं, PYQ कहाँ है, ड्राइव में है, सॉल्व करके देन आप भी डाउट पूछ सकते हो लाइव क्लास में, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सो नेक्स्ट इज 31 सर 33 ओके 33 यही है, चलिए 33 कह रहा है कि ओके लिमिट निकालना है, जस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 plus x and whole power 1/x, so जब x को आप 0 रखोगे तो tan π/4 plus 0 π/4, tan π/4 1 और 1/0 इंफिनिटी, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का है, ये क्या है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का है, सो अब यहाँ पे
एंड 1 की पावर इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट टर्म. 1 की पावर इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट टर्म एक्चुअली. देखो, सो अगर ऐसा होता है, लिमिट मान लो x टेंड्स टू 0 fx की पावर gx, और लेट्स से ये कभी 1 की पावर इंफिनिटी के इक्वल आ रही होती है. सो 1 की पावर इंफिनिटी कभी भी किसी लिमिट का आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो यहां से मुझे याद आया कि कोई मुझे बताइए व्हाट आर ऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. Indeterminate forms means these are never acceptable answers in the limit question. So you have to further simplify. They are indeterminate. It does not has any real value. ये determine नहीं है. So you have to further simplify by other way. So कोई बताइए what are all other indeterminate forms? Sir, 0 by 0, infinity by infinity. Infinity. एक तो यही हो, एक तो वही है. हाँ, next. Sir, infinity raised to infinity. नहीं, infinity raised to infinity होता है. इंफिनिटी जब देखो, लिमिट का आंसर इंफिनिटी हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है. बोलो बोलो. Infinity minus. हाँ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. यस. 0 4 into. एक मिनट रुको. 0 to the power 0. 0 की पावर 0, ठीक है. और Infinity raised to power 0. इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 7 होते हैं. देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स. कितने हुए? 6 हुए आपके. एक कौन सा रह गया? 0 into infinity. Yes, 0 into infinity. So these are only 7 indeterminate forms, which is never acceptable answer in case of limits. ठीक? So you have to further simplify by other way to get the actual answer. ठीक है? So these are never the answer. Infinity की power infinity actually infinity होता है. Infinity जिसको आप not defined भी कहते हैं. So that may be the answer of any question. For example, जैसे 1 by n है और n tends to 0 है, या 1 by x है, x tends to 0. The answer is infinity. No problem. मतलब हालांकि यहाँ पे तो does not exist क्योंकि एक केस में प्लस इंफिनिटी आता है, एक केस में माइनस इंफिनिटी आता है ना, राइट. इस तरह से. ओके, सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ. सो बताइए इस तरह के क्वेश्चन को फर्दर हम कैसे सॉल्व करते हैं. आप लोग जानते हैं कि जब ये दोनों फॉर्म होता है ना तो वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स, है ना. एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल. तो 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में एल हॉस्पिटल रूल काम आता है. डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाते हैं. इस वाले फॉर्मूले में क्या यूज करते हैं आप लोग? Log. हाँ, तो क्या इक्वल आता है? एक को लिखता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की पावर gx है. तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? E की पावर fx minus 1 gx. यस, e की पावर fx minus 1 into gx. ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है. अदरवाइज जैसे दूसरे लोग जो सजेस्ट कर रहे थे log, दैट इज आल्सो गुड. उससे भी यही आएगा. अगर मैं इसको l कंसीडर कर लेता, दोनों तरफ log लेता, तभी बाद में जाके यही बनता. तो द सेम थिंग. सो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं ये चीज कि अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी हो रहा हो देन यू कैन राइट दिस लिमिट एज दिस. कहां से आता है प्रूफ? अगर इसको करना हो तो सिंपली लॉग लेके आ जाता है. ये लॉग ले लेंगे तो उससे फिर बाद में सिंपलीफाई हो जाएगा. तो e की पावर fx minus 1 into gx. चलिए ट्राई करते हैं. सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. सो ये जो fx है ये tan pi by 4 plus x है और gx है वो 1 by x है. सॉल्व करें. चलिए. So we have to solve limit x tends to 0 tan pi by 4 plus x इस पूरे की पावर 1 by x. ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं. So limit x tends to 0 e की पावर या exp भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल मतलब e. ठीक है. So e की पावर हो जाएगी fx माइनस, तो समझ रहे हो आप, जैसे लिखना चाहो तो e की पावर tan पाई बाई 4 प्लस x माइनस 1 इनटू में 1 बाई x. ये है आपके पास. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना. तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे. चलिए अप्लाई करते हैं.
सो e की पावर या exp लिख देता हूं। चलो बताइए कोई tan x प्लस y का फॉर्मूला या tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। जी, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। सो tan पाई बाई 4 जो कि 1 हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस 1 और इंटू में है 1 बाई एक्स, इंटू में है 1 बाई एक्स। ये वही चीज है, exp लिखा हो मतलब e की पावर, तो exp का मतलब e की पावर एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? पहले इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके देखो क्या होता है। ये सबट्रैक्शन है ना, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो पहले। 1 माइनस tan x और सिंप्लीफाई करोगे तो इधर जाके -1 प्लस tan x हो जाएगा, मतलब 2 टाइम tan x इंटू 1 बाई एक्स। अब बताओ tan x अपॉन x क्या होता है जब x टेंड्स टू 0 हो? 1। हाँ, तो हो गया सॉल्व। देखो सो यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर है, ये सब e की पावर में चल रहा है, exp मतलब e की पावर। अब ये 2 अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x बाई x मैं लिख सकता हूं इसको। ये 2 को ऐसे रखकर tan x को यहाँ ले आया, जस्ट आपको समझ आया इसीलिए। सो tan, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज 1। सो tan x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 1 होती है लिमिट, इसकी फॉर्मूला है ये। यहाँ डायरेक्टली x को 0 रख दो, tan 0 0, तो बचा क्या? तो बचा e की पावर, ex मतलब e की पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू 1, ये हो गया। सो टोटल आ गया e की पावर 2। चेक कर लो जी, e स्क्वायर इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर वहां से हम डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं ऊपर। अच्छा, वहां से भी तो हो जाता है। हाँ, यस यस, क्योंकि अभी क्या बन चुका है ये, अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो अभी क्या फॉर्म है इसका? 0/0, इधर इंफिनिटी है लेकिन और में 0/0 बनेगा। एक मिनट, यहाँ तो ओके ये 0 हो जाता, हाँ ये 0/0 चलेगा, ठीक है चलेगा। हाँ, तुम वहां वैसे भी सोच सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सब मेरा तरीका जरूरी नहीं आप फॉलो करो, सो यू कैन सॉल्व इन योर ओन वे और आंसर तब भी करेक्ट आएगा। और यही मेरा आपसे वो भी रहता है कि अपने तरीके से सॉल्व करो, ताकि वो आपका तरीका है तो जब भी जरूरत पड़ेगी वही पहले याद आएगा। एंड दैट इज द बेटर वे कि पहले खुद सॉल्व करो, इसलिए पहले खुद सॉल्व करो। सो अपने तरीके से सॉल्व करो, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। देख लो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया e स्क्वायर। So e square, third is the answer. Next. Sir, 38. 38 जी। Okay, 38 is this question. देखो, so question is maximum of x comma y को इंटीग्रेट करना है with respect to x and y, where x is 0 to 1, y is 0 to 1. So देखो, like addition, subtraction, multiplication, division, max, min are also mathematical operation. ठीक, like modulus, greatest integer function, ये सब mathematical operation है ना, addition, subtraction, division, multiplication, modulus, greatest integer function, maximum, minimum, they are mathematical operation. तो आपको just ये सीखना है how to open this max x y. तो देखो, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, चलिए चलो इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाता हूं। पहले तो मुझे ये बताओ मैक्स ऑफ x कॉमा y का डेफिनेशन क्या है? व्हेन विल इट बी x एंड व्हेन विल इट बी y? बताओ। Sir, x when x is greater than y and y when y is greater than x. Yes, when x is less than y, right? Okay. इक्वलिटी कहीं भी लगा लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैक्स का डेफिनेशन हो गया। लाइक मॉड में आप जानते हो कि मॉड x इज x when x is positive, मॉड x is minus x when x is negative, उसी पैटर्न पे। अब आपको सेम यहाँ भी करना है।
तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता, जो सपोर्ट देखो आप ध्यान से, सपोर्ट क्या है इंटीग्रल में कि x की लिमिट है 0 से 1, y की लिमिट है 0 1। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना इजी रहता है, उससे आपको दिखता है कि किस रीजन पे इंटीग्रेट करना है हमें। सो x 0 से 1, y 0 से 1। सो ये स्क्वायर है जिस पे आपको इंटीग्रेट करना है। इनसाइड दिस स्क्वायर x 0 to 1, y 0 to 1, दिस पॉइंट इज 1, 1। तो इस रीजन पे आपको इंटीग्रेशन करना है, बट मुझे मैक्स को ओपन करना है। तो मैक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, या तो x मोर देन y या x लेस देन y, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। सो हमने कल भी आपको बताया था कि जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े, फर्स्ट यू मेक द ग्राफ ऑफ इक्वलिटी। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों को इक्वल रखना है। सो वी हैव टू मेक ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू y। बना लो ग्राफ x इज इक्वल टू y का। So this is the graph of the line x is equal to y। अब आपको डिसाइड करना है कि x मोर देन इक्वल टू y किस साइड होगा, इधर या इधर, बताओ, अपर हाफ या लोअर हाफ? हाँ, सो हाउ डू वी डिसाइड? बाय टेकिंग वन टेस्टिंग पॉइंट। अगर जिन लोगों को नहीं पता है, अदरवाइज जिनको याद है इट्स फाइन, जिनको नहीं पता है हाउ टू चेक कि मुझे कैसे पता चलेगा कि x मोर देन y इधर है या x मोर देन y इधर है, कोई एक साइड ही होगा, नॉट बोथ साइड। सो इनइक्वालिटी डिनोट्स रीजन either side of the curve। the curve is x is equal to y, so we have to see which side is x more than y, which side x less than y। तो सिंपल है कि जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूं कि कौन सा रीजन है x more than equal to y, तो सिंपली आई विल टेक वन टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट इज 1 0, तो x को 1 y को 0 रख देते हैं यहाँ पे। तो x को 1 y को 0, 1 more than equal to 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू आ गया। सो दिस ट्रू, ट्रू मींस सॉल्यूशन दिस साइड है, मतलब इधर x more than equal to y होगा और इधर x less than y होगा। So this portion is this, है ना, एंड इधर वाला पोर्शन जो है, so this one is, ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन है x लेस देन y। तो अब क्या करना है, मुझे इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा हमें। देखो, सो अब क्या करना है, सो वी हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। सो मैं इसको आगे लिखता हूं, देखो, इसको इक्वल टू, सो डबल इंटीग्रेशन। अब देखो, मैं मैक्स एक्स वाई को x पुट कर रहा हूं, तो इन प्लेस ऑफ मैक्स एक्स वाई आई एम राइटिंग x dx dy। सो जब मैं x पुट कर रहा हूं, व्हेन आई एम पुटिंग मैक्स एक्स वाई टू x, सो मैक्स एक्स वाई x के इक्वल कब है, जब x मोर देन इक्वल टू y था। तो आई एम इंटीग्रेटिंग ओवर दिस रीजन। अभी मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेट करना होगा, क्यों? क्योंकि इस साइड में x मोर देन इक्वल टू y है, तो मैक्सिमम विल बी इक्वल टू द लार्जर वन। लार्जर वन इज x एक्चुअली। एक मिनट, यस यस टेल, हाँ, ठीक है, मैं चेक कर दूं। मैं क्लास में, एक्चुअली मेरी 6 से 12 क्लास है ना, तो आई मीन क्लास, ओके।
ओके सॉरी, तो चलो हाँ जी, तो डिड यू गेट हाउ टू सॉल्व? देखो तो x आई रिप्लेस्ड मैक्स xy टू x कब? व्हेन x मोर देन इक्वल टू y, इस पे इंटीग्रेट कर लो। तो बताओ मुझे इस रीजन पे व्हाट विल बी लिमिट ऑफ x एंड देन y? तो पहले x की लिमिट बनाएगा, मैंने कल क्या बोला था, इफ यू राइटिंग dx dy so I will make horizontal line, यही बोला था ना कल, मैंने बताया था। So we'll make horizontal line and then we'll see what is the curve। तो ये है x is equal to y and to what? This is x is equal to 1, तो यहाँ 1 तक जाएगा, तो x is equal to y to 1 and dy, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? तो y 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। So y is from 0 to 1 plus double integration and now y dx dy। so देखो मतलब पहले हाफ रीजन पे इंटीग्रेट किया, अब नेक्स्ट हाफ रीजन पे। सो नेक्स्ट हाफ में क्या है, यहाँ पे हमने मैक्स xy को y रखा। सो व्हेन मैक्स xy is y when x less than y, x less than y ये रीजन है। अब यहाँ पे dx dy है, so again you make horizontal line। so what is equation of this line? x is equal to 0, this is x is equal to y, x is equal to 0 to y and y फिर कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेके 1 तक, 0 to 1। अब जस्ट इंटीग्रेट दिस, तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। यहाँ x to y था, सो दिस x की लिमिट थी y से लेके 1 तक। सो कैन यू इंटीग्रेट इट? बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो। सर 2/3। ओके आ गया, ठीक है। 2/3 है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है रहने दो इसको। चलो यहाँ पे सिंपलीफाई करके देख लो 2/3। अब मैं मतलब सब लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, सिंपली इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में, बाद में y के रिस्पेक्ट में। अगर ये भी नहीं आ रहा देन यू टेल, मैं ये भी सॉल्व कर दूंगा। बट सब लोग कर पाएंगे या मैं सॉल्व कर दूं? सर हम सॉल्व कर लेंगे। कर लेंगे ना, ठीक है चलो। और सर एक क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक है हाँ, उसे मालूम है कि कौन सा थ्योरम लगाना है बट वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। 35 ओके हाँ 35 ये है ओके। दिस वन, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट लाई बिटवीन 0 and 1, यस ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, वी रफली ड्रॉ ग्राफ, हम लोग रफली ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड देन दिख जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। सो मुझे क्या करना है, सी मतलब इस तरह क्वेश्चन कई सारे अप्रोच हैं। एक है कि अगर 0 पे वैल्यू फाइंड करो तो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। 1 पे फाइंड करो तो 1 - 4 + 1 नेगेटिव आ जाएगी। तो एक रूट तो कम से कम होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 0 पे वैल्यू फंक्शन की 1 है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो व्हेन x is 0 फंक्शन हैज वैल्यू 1, व्हेन x is 1 फंक्शन हैज वैल्यू -2। सो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो एक बार x को तो कट करेगा सिंपली। सो एटलीस्ट 1 रूट तो है, बट और चेक करना है, देखते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो अभी मैं लगा रहा था, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, चलिए यहां से f' निकालते हैं तो आ जाएगा 4x³ - 4, ठीक। मैंने क्या किया, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 4 कॉमन लेंगे तो फाइनली इट विल गिव यू x³ = 1, तो x = 1। सो 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा ठीक है ना, यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 में है। सी द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 0 and 1। इक्वेशन कह रखा है कि दिस इज योर फंक्शन, इक्वेशन दे रखा है एंड x इज बिटवीन 0 and 1, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मैं रफली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। तो हमें देखना है 0 to 1 में एंड 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा अगर आपको जानना है, सो पहले तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू देख लो। मैंने ये कहा कि इस फंक्शन में you replace x = 0, so function will give you value 1। तो ये पॉइंट है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। जब x 1 है तो कितना होगा, 1 - 4 + 1, 2 - 4 -2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो -2 आएगी। सो यहाँ से क्या आएगी, ये 1 - 1 - 2। सो
मान लो यहाँ -2 है, तो दिस इज -2, सो 1 पे वैल्यू -2 है, मतलब जब x 1 है तो y -2 है। अच्छा, अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करो सो देखो 0 है 1 है, मतलब ये तो हालांकि आगे देखना भी नहीं है मुझे। अगर मैं 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू ले लूं, यहाँ पे पुट करके देखो, सो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1, सो व्हाट डू यू थिंक f डैश की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जब x की वैल्यू 0 1 के बीच है तो f डैश x क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। ठीक है ना, सो नेगेटिव, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट यही है। सो वैल्यू फंक्शन इज नेगेटिव, मींस व्हाट, मींस दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये ऐसा होगा, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग बिटवीन 0 एंड 1। सो ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है 0 1 के बीच, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये एक लाइन बनाने, डबल लाइन दिख रहा है आपको। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग दिस। सो नाउ यू सी, मैंने रफली ग्राफ बना दिया। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितने रूट्स हैं इसके 0 से 1 में? एग्जैक्टली 1, ठीक है ना। एक रूट्स का मतलब क्या कि वो फंक्शन एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है ना, द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, सो दैट इज द नंबर ऑफ रूट्स। सो ये आपके पास जस्ट एक पॉइंट, देयर इज जस्ट वन पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1 एट विच फंक्शन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। सो ये आ गया। दूसरा अप्रोच, आसान अप्रोच ये था इसका कि the fx was x4 minus 4x plus 1, so and x is between 0 and 1, so f dash x कितना आ गया? ये मैं ग्राफ बना रहा था, बिना ग्राफ बनाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। so क्या आएगा? 4x cube minus 4, so 4 कॉमन ले लो, x cube minus 1, नाउ सिंपली यू कैन सी x क्यूब माइनस 1 है, तो जब मैं x की वैल्यू 0 से 1 में लूंगा ये वैल्यू 1 से कम ही आएगी। सो दिस f डैश x गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 एंड 1। मैं ओपन इंटरवल लिया हूं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन x लाई बिटवीन 0 एंड 1 द f डैश x गोइंग टू बी लेस देन 0, मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 1। So this function is, तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, बिना ग्राफ के बता सकते हैं हम लोग। So function is strictly decreasing on 0 1 and then you will check, जैसे मैं शुरू में कर रहा था initially, so simply when you check कि f0 क्या है, so f0 is 1, f1 क्या है -2, so at 0 function take positive value, at 1 function take negative value, so means there must be one point between 0 and 1 at which the function will intersect x axis। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आप चेक करो, जिनको याद नहीं है यू जस्ट गूगल इट और यू सी इन द बुक व्हाट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो दिस इज द अप्रोच यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, दिस इज द अप्रोच यूजिंग ग्राफ। यहाँ मैंने ग्राफ बनाए हैं, देन देखा है। यहाँ पर डायरेक्टली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से एग्जैक्टली वन रूट होगा बिकॉज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड जैसे बताया मैंने f0 is 1 which is positive, f1 is -2 which is negative, so इस और ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, so it has exactly one root, या सॉल्यूशन in 0 1। 0 1 में सिर्फ एक रूट होगा। सर लेकिन आंसर 0 दे रखा है, मतलब कोई रूट नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। हाँ एक मिनट देख लेते हैं, बिटवीन 0 एंड 1 कुछ तो गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं फिर से। हमने क्या किया, वन रूट ही होगा, मैंने चेक किया था। अच्छा आपने चेक किया, तो उसमें आंसर की गलत कैसे दे दिया? चेक करो ठीक से। आंसर की में सर 1 था। हाँ मतलब चेक करो, आंसर की में सेकंड ऑप्शन होगा ना जो 1 आंसर होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 1 आएगा, ठीक है ना। सर आंसर की में 0 आंसर है, मतलब ये पहला पॉइंट आंसर दे रखा, आप ये कह रहे हैं?
आप लोग Yes, sir. एक तो चेक करना कि आंसर की सही चेक कर रहा हूं। दिस इज अ पेपर 11 जून वाला पेपर है, एक बार वो चेक करना। देयर आर 2 पेपर्स एंड 2 आंसर कीज। एक है 8 जून का पेपर, 8 जून वाला आंसर की, 11 जून वाला पेपर, 11 जून का आंसर की। दिस इज द 11 जून वाला पेपर है ये, तो उसमें चेक करना। सर उसी में 0 ही आंसर। हाँ तो फिर गलत होगा, फिर अगर ऐसा है तो आंसर की गलत है, ठीक है ना। हम तो देख लिया हमने, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ इजीली देखा भी है ना। तो ये है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो नंबर ऑफ रूट्स, इक्वेशन कितनी बार 0 होगी? देख तो रहा, एक पॉइंट यहाँ जरूर होगा जहाँ 0 होगी, क्योंकि 0 रखने पे कितना आ रहा है, 0 0 1 प्लस 1, एंड 1 रखने पे 1 माइनस 4 प्लस 1, तो 2 माइनस 4 नेगेटिव। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। तो यहाँ पे ये ग्राफ आपको इसको कट करेगा, तो एक पॉइंट तो आएगा ही, दोनों ने गलत कर रखा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, हालांकि इतना मुश्किल है, क्लास 12th में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं वहां पे। तो वहां पे गलत है अगर ऐसा है तो, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। Question 39. So 54 and 56. ओके, 1 बाय 1 करते हैं। तो 39 39 में क्या है, द लेंथ ऑफ लूप ऑफ द कर्व, दैट फॉर्मूला है, हमने लास्ट क्लास में लिखा था एक। ओके एक मिनट। तो देयर आर 3 फॉर्मूला यहाँ पे, मतलब थोड़ा लिखा ना क्यूब आया कि नहीं, देखो। तो ये क्यूब है, देखो एक लेंथ ऑफ, जो लेंथ ऑफ लूप या आर्क जो होता है, एक तो फॉर्मूला क्या जानते हो आपने, लास्ट क्लास में लिखाया था, क्या लिखाया था? Under root 1. If in this case dx by dt whole square plus dy by dt whole square. रुको, एक तो ये है हमारा, x का लिमिट a टू b होगा। इसी का दूसरा फॉर्मूला लिखोगे, सो dx अपॉन dy होल स्क्वायर प्लस 1 dy। इसी का यहाँ मान लो c टू d होगा। इसी का थर्ड फॉर्मूला है, द थर्ड वन, हाँ, t1 से t2 रूट अंडर, हाँ, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, dt विल बी, लूप का कॉन्सेप्ट ये है। सो इफ इट इज अ लूप, सो लूप में क्या होगा, x t1 and y t1, that will be equal to x t2 y t2। सो यहां से क्या आएगा, सो वी हैव टू सॉल्व दिस वे। ये लूप का ये कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर गिव यू दिस लूप यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ लूप लिखा है ना। सो ये लेंथ ऑफ आर्क का है, तो आर्क जो लिखा है तो लिखा रहता है कर्व में, वो क्या है, जब लूप की बात कर रहा है, सो वी हैव टू सॉल्व दिस वे। जब लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे लिखा रहता है, सो आर्क में वैल्यू दी रखी हो जस्ट वन साइड का लेंथ, लूप में क्या है, डबल लेंथ आएगा ना। सो तो है ना, लूप जैसे इस तरह का हो सकता है कि ऐसा ऐसा करके एक लूप हो सकता है। सो दिस एंड दिस दोनों ऐड करने पड़ेंगे। सो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है। सो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला इज ओके, फॉर्मूला ये यूज होगा, बट चलो, तो फॉर्मूला इज ओके, जस्ट रिप्लेस करो। सो x t1 t2, मतलब यहां से ये आ जाएगा सिंपली कि t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 स्क्वायर। एक ये कॉन्सेप्ट है, मतलब x t1 x t2 को इक्वल पुट किया, एंड x y t1 y t2 को इक्वल पुट करेंगे। सो t1 माइनस t1 क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू t2 माइनस t2 क्यूब बाई 3। दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन द लूप। अब यहां से सॉल्व करके t1 t2 की वैल्यू आएगी, एंड दैट विल बी द लिमिट हियर, t1 t2, ये t1 और ये t2 यहाँ पे लिमिट होगा। इसको सॉल्व करो, क्या आता है। सो यहां से तो आ गया कि t1 इज इक्वल टू प्लस माइनस t2, ठीक है। सो t1 इज इक्वल टू प्लस माइनस t2, यहां पुट, इसको सिंप्लीफाई करो जरा। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक साइड लाओ, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, इधर बुला लिया, इधर ले आओ, है ना। तो
तो t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब बाई 3, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड वाले को। फर्स्ट वाले से तो डायरेक्टली ये आ जाएगा t1 इक्वल टू प्लस माइनस t2, सेकेंड वाले को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो t2 उधर बुलाया, इसको इधर बुला लिया, एंड नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो t1 माइनस t2 एंड यहाँ सॉल्व करोगे, सो इसको माइनस कॉमन ले सकते हो, या t2 माइनस t1 एंड बचेगा क्या? सो बचेगा इसको सॉल्व करो, क्या फॉर्मूला आता है? t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 एंड होल अपॉन में 3 है। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो इक्वेट कर सकते हो, है ना? सो यू ब्रिंग ऑल वन साइड, तो एक साथ लाओगे तो क्या बनेगा? देखो एक तो बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करना आता है ना आप लोगों को, देखो क्या होगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 3 टाइम t1 माइनस t2 और इसको इस साइड ले आओ तो माइनस आ जाएगा, ये चीजें सिंप्लीफाई करो इसको। सो सिंप्लीफाई जब करोगे तुम्हें ऐसा मिलेगा, माइनस ले आओ या कट हो जाएगा। हाँ उसको कैंसिल भी कर सकते हो। सो t1 इज इक्वल टू t2 और है ना, इस तरीके से होगा, या अगर करना जो मैं समझ लो क्या करना चाह रहा हूँ, अगर वैसे लिखना चाहो दिस फाइन। सो यू कैन राइट t1 इज इक्वल टू t2 और तो कैंसिल कर दिया तो ये केस आएगा, है ना, या फिर मतलब कॉमन लेके ये केस आएगा, और दूसरा यहाँ -1 है, सो -3 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस t1 टाइम्स t2, ये बनेगा। सो यहां से आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, t1 इक्वल t2 और दिस, सो दो केसेस था, आइदर t1 इक्वल t2 और दिस। सो अगर t1 t2 इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहां से आएगा 3t1 स्क्वायर इज -3 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो t1 इज इक्वल टू -t2 ही पॉसिबल होगा। समझ रहे क्या किया मैंने? सो देयर आर टू केसेस हियर, आइदर t1 इज इक्वल टू t2 और t1 इज इक्वल टू -t2। So when t1 and t2 are equal, this equation which is not possible, left side is positive, right side is negative, so there is no such real value of t1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब this is not possible। So जी सर वहाँ पे सर t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब होगा सर स्टार्टिंग में। मैंने राइट साइड बुलाए थे ना, अच्छा एक मिनट, हाँ वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, इसका मतलब मैंने t2 इधर बुलाया, t1 इधर आया, यस। सो यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जस्ट, ये ना, हाँ दैट्स फाइन नाउ। तो यहाँ मैं बस इसको t1 माइनस t2 कर देता हूँ, t1 माइनस t2 कर, और चेक करो कहीं मिस्टेक हुआ, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मतलब जस्ट यहाँ पे इधर उधर करने में मिस्टेक हुआ है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया ना, हाँ ठीक है। सो t1 इधर आएगा, t1 माइनस t2, सो ये बन गया। सो यहाँ से t1 इज इक्वल टू t2, हाँ ठीक है, अब पुट करो ना, यहाँ से ये बनेगा, अब +3 बनेगा। सो t1 इज इक्वल टू +-1, ये होगा, मैंने इक्वल पुट किया, और अगर माइनस है तो क्या होगा, बोलो भाई, और अगर तो इक्वल तो नहीं हो सकता ना, t1 इक्वल t2 होगा तो लिमिट तो t1 t2 इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर इंटीग्रल 0 हो जाएगी, तो जस्ट अपोजिट साइन होगा। तो t1 को -t2 रखो, t1 इज इक्वल टू -t2, इसमें पुट करो, क्या बनेगा ये 3 टाइम t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर कैंसिल, t स्क्वायर या t1 स्क्वायर, यस। सो +-√3, ओके। सो ये पॉसिबल होगा t1 जो क्योंकि इक्वल रखेंगे ना, तो t1 से t2 लिमिट लेनी है, तो इफ दे आर सेम नंबर तो √3 से √3 तो 0 ही हो जाएगा आंसर, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे सिंपली लेंथ निकालने हैं, तो वैल्यू विद दिस, तो कहने का मतलब यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन इज t1 इज इक्वल टू -√3, क्योंकि लोअर लिमिट t1 है और अपर लिमिट लार्जर होगा, सो t2 इज इक्वल टू +√3। अब आंसर आ जाएगा, दिस इज द कंक्लूजन। सो लूप का कॉन्सेप्ट जब भी होगा तो विल डू दिस, x इक्वल करेंगे, x at t1 इज इक्वल टू x at t2, y at t1 इज इक्वल टू y at t2, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। इज इट क्लियर? अभी कुछ पूछना है बताओ अगर अभी। सर हम लोग ने लिमिट्स -1 to 1 क्यों नहीं किया? हाँ बिकॉज सॉल्यूशन ये है ना, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा ये वाला नहीं, ये कब था, दिस इज व्हेन t1 इज इक्वल टू t2 है, तब ऐसा आया था,
तो इसका ये मतलब हुआ कि when t1 is 1 t2 is also 1, when t1 is -1 t2 is also -1, ये मीनिंग था। सो ये क्यों रिजेक्ट किया? एक्चुअली ये कभी केस होगा ही नहीं, सो दिस विल नेवर बी द केस। व्हाई? क्योंकि यहाँ t1 t2 इक्वल है ना, व्हेन यू टेक द इक्वल लिमिट किसी इंटीग्रल में, लोअर एंड अपर लिमिट इक्वल है, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. हाँ, सो क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये केस कब आएगा? ये तब आया था जब मैंने t1 t2 को इक्वल किया था। चेक, मैंने ये कब लिखे थे? मैंने कहा t1 is equal to t2, t1 square t1 square t1 square, 3t1 square is 3। तो है ना, वो इनिशियली मैं कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए ऐसा कर रहा था, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज़ t1 is equal to t2, so if you take t1 as 1, so t2 will be also 1, क्योंकि this is the solution in case under this condition, और this is the solution under this condition, so this is possible। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं t1 कंसीडर कर रहा हूँ -√3, so in that case t2 will be +√3, ठीक है ना? so यहाँ इक्वल है, तो मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इक्वल है, तो अपर लिमिट जब दोनों इक्वल होगा तो इक्वल वाला केस कंसीडर ही नहीं करना है, so you just keep इक्वलिटी केस, क्योंकि वो आंसर फिर 0 आ जाएगा, बट लेंथ ऑफ लूप 0 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव रहेगा, इसलिए 0 आ रहा है इस केस में। जस्ट कंसीडर दिस। सो फाइनली मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? देन आस्क। सो t1 t2 आर जस्ट नेगेटिव। यहाँ लेंथ ऑफ लूप का मतलब हो गया, आप सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है t1 से t2 दिस, एंड द फॉर्मूला इज सेम, dx upon dt whole square, dy upon dt whole square, dt, t1 से t2, t1 is -√3, t2 को भी अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव लिया हमने। देख लो, अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछो। अब आंसर आ जाएगा, अब चेक करके देखो क्या आता है। यू फाइंड दिस वैल्यू, दिस इज लेंथ ऑफ द लूप, दिस इज लेंथ ऑफ द लूप। इसको इंटीग्रेट करो, -√3 से +√3, डिफरेंशिएट, स्क्वायर डिफरेंस से सम कर लो। ठीक है भाई, अद्वितीय, इज इट फाइन? हाँ सर। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। सर 54 and 56। जी जी, 54 एंड 56, चलिए। चलो पहले 56 देखते हैं क्या कह रहा है। सो 56, एक तो ये है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोएफिशिएंट्स आर β1 β2 देन मोमेंट बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्केल। ये एक्चुअली अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ये उसका है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, है ना। सो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है। सो मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और पियर्सन कोएफिशिएंट्स आपको गिवन है β1 β2, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? चेक, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, इसको फॉर्मूला सीधा से इसके टर्म में आंसर आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स गुप्ता कपूर वाली बुक है ना, उसका शायद पहला या दूसरा चैप्टर है, एक बार चेक करो गुप्ता कपूर वाले बुक में। इसमें इसका फॉर्मूला बताओ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, डायरेक्टली उससे आ जाएगा। एंड चेक करता हूं, रुको, और इसका जो है, और क्या था आपका 54 डाउट था, 54 में क्या है, ये 54 और 56। चलो 54 वाला करते हैं, एक बार फॉर्मूला चेक कर लो आप गुप्ता कपूर वाले बुक में, उसमें मिल जाएगा, तो उसके जस्ट पुट कर लेना है। और सर ये सर नहीं आ रहा था। अच्छा, इसको करते हैं। मतलब इसमें क्या डाउट है, 4 letters are placed randomly in 4 corresponding envelopes, then the probability that none of them goes to the right envelope। इसमें क्या डाउट है, ट्राई किया आपने? यस सर, ट्राई किए सर,
सर बन नहीं रहा था। ओके, इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका है मैचिंग फॉर्मूला, आपको पता है क्या? मैचिंग फॉर्मूला पे जैम 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन कैप वाला होता है ना, कि सब लोग अपनी कैप उछाल रहे हैं, फिर उठाया तो क्या प्रोबेबिलिटी है 5 में से एक लोगों को अपना कैप मिला बस, तो मैचिंग फॉर्मूला। या वो 2022 के जैम में जो क्वेश्चन आया था कि 5 दोस्त रेस्टोरेंट में जाते हैं, उन्होंने अपना अपना डिश ऑर्डर किया, फिर वो जो वेटर है वो रैंडमली सर्व कर रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट द राइट डिश। ये क्वेश्चन जैम 2022 का है। तो ऑल दिस क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, दे आर ऑल मैचिंग प्रॉब्लम। मैचिंग प्रॉब्लम इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। गूगल करो सीधा मैचिंग प्रॉब्लम और उसका फॉर्मूला बताओ उसका है ये। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दूसरा अप्रोच भी है कि मैचिंग प्रॉब्लम जैसे प्रूफ होता है तो मैं उस तरीके से इसको सॉल्व करूं तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये ए यूनियन बी वाला फॉर्मूले से हो जाएगा, ये जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला। तो वैसे मैं अगर डिटेल सॉल्यूशन लिखूंगा तो 4-5 लाइन का होगा, मैचिंग फॉर्मूला यूज करोगे तो एक लाइन में आ जाएगा। चेक करो मैचिंग फॉर्मूला, देखो गूगल करो या बुक में देख सकते हो, गुप्तापुर में भी है, वीके रोहतगी में भी है ये मैचिंग फॉर्मूला। तो जस्ट गूगल कर दो मैचिंग फॉर्मूला एंड देन उसका फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट, जिसको याद है उससे आ जाएगा। तो 1/k फैक्टोरियल। जी रुकिए मैं लिखता हूँ। हाँ मैं लिखता हूँ। तो ये मैचिंग वाला ही है कि 4 लेटर है, 4 इन्वेलप है और जीरो मैचिंग की बात कर रहा है। नॉन ऑफ देम मैचिंग मतलब जीरो मैचिंग की बात कर रहा है। तो दिस इज अ मैचिंग और प्रॉब्लम। हाँ बताइए क्या है? 1/k factorial summation over from r equals to k to n minus k r factorial minus r upon r factorial -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम k to n minus k। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ k मैचिंग आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ k मैचिंग का आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो n यहाँ पे आपके पास 4 है, ठीक। देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 लेटर 4 इन्वेलप, तो ऑब्जेक्ट 4 है हमारे पास और k की वैल्यू यहाँ पे रखना है जीरो मैचिंग, k को जीरो रखना है। तो बताइए सॉल्व करके। सो 1/0 फैक्टोरियल समेशन r फ्रॉम 0 to n minus 0 मतलब 4 minus 0 -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बताइए क्या आंसर आएगा। yes who has question? Stuart Austin क्या नाम है? yes tell. So you can ask your question or you can write in chat. When class will start? Which class? I mean, which class we are talking about? Jam? This class is running for the CUET. अच्छा IIT Jam 2005। IIT Jam क्लासेस की टाइम थी 7:30 ऑनवर्ड। अभी 7:30 नहीं हुआ है ना? हो गया? नहीं हुआ ना? सो अभी लास्ट बैच चल रहा है। मेरा बैच अभी आज है 6 to 7:30 CUET का था, 7:30 to 9:30 जैम या गेट का है, 9:30 to 11:30 तक चलेगा हमारा CSIR नेट JRF का बैच। सो अभी 6 to 11:30 लगातार बैच है और आज का लिंक हमने कॉमन रखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई यू ज्वाइन, बिकॉज़ आपको लिंक मिला होगा। सो वेट, जैम क्लास विल स्टार्ट 7:30 ऑनवर्ड्स, आफ्टर 7:30। ओके हाँ, जिनका ये डाउट था, यस गॉट इट। सो जैम बैच विल स्टार्ट 7:30 ऑनवर्ड। अभी लास्ट बैच चल रहा है CUET का। आज हमारे पास 4 बैचेस स्टार्ट है ना, CUET जैम गेट नेट। हाँ CUET जैम नेट गेट, ऑल 4 बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ऑल्दो CUET बैच हमारा 2 दिन पहले चल रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ इसका आंसर आया? किनका डाउट था? जो ही आपका डाउट था इसमें? यस सर आ गया ना आंसर? 9/24 आता है। नहीं सर r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। हाँ 0 से स्टार्ट। और इस फॉर्मूले में 0 to n minus k होता है। अच्छा यहाँ 0 to n minus k। ओके, तो आपने फॉर्मूले गलत बताया, इसका मतलब चेक कीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ, जिन्हें मुझे भी याद रखना ना बहुत मुश्किल रहता है, इसमें भूल जाता हूँ, तो एक बार चेक कर लेता हूँ।
पहले तो मैचिंग फॉर्मूला चेक कर लो सही है क्या। जो मैचिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूला एक्चुअली दिस इज आपने फॉर्मूला ठीक नहीं बताया। देखो फॉर्मूला ऐसा है कुछ 1 by k फैक्टोरियल k फ्रॉम 0 to n माइनस, मतलब वही r फ्रॉम 0 to n माइनस k, यहाँ 0 से स्टार्ट है। आप फॉर्मूला एक बार चेक कीजिए। सो ऐसे भी तो 0 से ही चल रहा है, लेकिन 0 से n माइनस k, तो यहाँ चलो कोइंसिडेंटली k 0 ही था और फिर भी आंसर सेम आना चाहिए। चलो मैं करता हूँ सॉल्व। देखो 3/8 आ रहा है, देखिए। सो देखो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो यू कैन जस्ट राइट दिस समेशन r फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। इसको एक पुट करो, जस्ट r को 0 पुट करोगे तो -1 की पावर 0/0 फैक्टर। चलो समेशन ओपन कर देता हूं मैं। सो 1/1 समेशन ओपन करो। सो 1/0 पे 1 हो जाएगा, अगला प्लस, जब 1 रखोगे तो -1 हो जाएगा, तो -1/1, फिर अगला 0 1 2 2 पुट करो 1/2 फैक्टोरियल 2, 3 पुट करोगे तो 1/3 फैक्टोरियल 6, 4 पुट करोगे तो 1/24। सिंपलीफाई करो इसको, चेक करो ये 3/8 आ रहा है क्या। यस, जिनका डाउट है स्पेशली जूही। हाँ कुछ क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं है ना। एक मिनट, नहीं क्वेश्चन से आर रिलेटेड नहीं है, आर की लिमिट है। यस यस, आर का कोई रिलेशन क्वेश्चन से नहीं है। आर इज जस्ट अ स्यूडो वेरिएबल बोलो या पैरामीटर दैट टेक्स वैल्यू 0 to n minus k। हाँ जी जूही, इज इट करेक्ट? आंसर आया कि नहीं, देख लीजिए। 9/24 ही होता है। अभी भी 9/24 आ रहा है, ऐसे कैसे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा 9, ओ ओके ओके ओके, मतलब मेरा मतलब इसमें से ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। सो 3 ठीक है ना, 9/24 इज सेम एज 3/8। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो कैंसिल करो 3 से, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो ये मैचिंग प्रॉब्लम है। अच्छा बाकी जो क्वेश्चंस रह गया वो अभी आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं, यू ऑल प्लीज सॉल्व ऑल बोथ पेपर ऑफ सीयूईटी 2023 स्टैटिस्टिक्स, एंड देन जो डाउट है वो मुझे पर्सनली यू कैन सेंड कि 8th जून वाले पेपर में दिस क्वेश्चन नंबर आर डाउट, 11th जून वाले पेपर में दिस क्वेश्चंस आर डाउट, एंड देन यू सेंड मी पर्सनली। टुमारो अगेन आई विल डिस्कस डाउट्स। एक बार पेपर पूरा कर लो, फिर आपको जो थ्योरीज में डाउट है आई विल डिस्कस थ्योरी। मेनली डाउट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन और सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, सो दैट वी कैन डिस्कस। बट पहले एक बार पीवाईक्यू में ये तो पता कर लो कि 75 क्वेश्चन में हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व एज ऑफ नाउ, वो डिसाइड करो। तो यू राइट सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन, पीवाईक्यू के जो 23 का है ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, एंड देन जो जो क्वेश्चंस रह जा रहे हैं उसका स्पेस छोड़ दो या बाद में करना, क्वेश्चन नंबर लिख के बस ये याद रखो ये डाउट है, यू राइट समवेयर एंड देन यू पोस्ट मी, मतलब मुझे टेक्स्ट कर दो कि दीज आर डाउट्स एंड देन वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास, है ना। तो कल फिर से 6 to 7:30 सीयूईटी क्लास है इवनिंग में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज यही स्टॉप करते हैं सीयूईटी का। बाकी लोग सॉल्व करके आइए दोनों पेपर, 8th जून 2023 का जो सीयूईटी का पेपर है और 11th जून 2023 वो सॉल्व करके आइए। विल डिस्कस डाउट टुमारो, कंटिन्यू यही क्लास कंटिन्यू। यस यस टेल अभिषेक। सर पूछ रहे थे हम कि कितने ईयर के क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे सॉल्व करने के लिए सीयूटी के लिए? सीयूटी के लिए कौन कितने ईयर, ज्यादा तो है भी नहीं मार्केट में, जितने हैं सब कर लो, एटलीस्ट 5-6 साल का कर ही लो कम से कम।
CU सेट के भी कर सकते हैं सर? हाँ, सीयू सेट पहले यही था, सीयू सेट ही पहले डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम लेती थी, बीएचयू का अलग है, डीयू का अलग है, इस तरीके से। सो यू सॉल्व, जस्ट सॉल्व, बस देखना सिलेबस से रिलेटेड है ना, सिलेबस देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस एंड पीवाईक्यू। तो पहले सिलेबस, अभी देखो इस बार का आपका सिलेबस क्या है, जब कोई पेपर कर रहे हो तो देखो कि उसमें वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं, बाहर एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ज्ञान के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी अगर ऐसे तुम कुछ भी कर रहे हो तो हमें भी देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जस्ट स्टिक टू सिलेबस, उससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू ड्राइव में है ऑलरेडी सॉल्व करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू। तो सीयूईटी का बैच अभी स्टॉप करते हैं, अभी एग्जाम की क्लास होगी। सो थैंक यू, कल मिलते हैं। सीयूईटी वाले बच्चे जो हैं यू कैन लीव नाउ।